आपने अपनी लाइफ में काफी सारे एनिमे देखे होंगे, डिस्टर्बिंग, डार्क, उसके बाद कुछ ना मिला तो डिस्टर्बिंग मांगा वगैरह पढ़ ली होंगी। एनिमे के साथ तुमने हेंटाइस भी देखी होंगी, जहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ वो सब काम करता है। तो वो किसी इंसान के साथ वो सब करते हैं या फिर किसी क्रिएचर या मॉन्स्टर के साथ। कभी कभार तो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड और ब्रूटल हो जाता है। कभी ना कभी तुम्हारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन तो आया होगा ना, ये एनिमे भी कुछ ज्यादा डिस्टर्बिंग और डार्क होते हैं जिन्हें कई देशों से बैन किए भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने पूरे इंटरनेट के ऊपर ढूंढ कर कुछ डिस्टर्बिंग एनिमे लेके आया हूँ। तो ये रहा आप लोगों के सामने आइसबर्ग चार्ट। इसके अंदर 60 से भी ज्यादा दुनिया के सबसे भयानक एनिमे के नाम लिखे हैं जो कि काफी कंट्रियों में बैन भी हो चुके हैं। और ये आइसबर्ग टोटल 5 लेवल का होने वाला है, मतलब कि हर बढ़ते लेवल के साथ इसमें लिखी हुई एनिमे के लेवल्स और ज्यादा भयानक होते जाएंगे। तो आज मैं तुम्हें इन सारे एनिमे के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें आइसबर्ग चार्ट के बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका क्या होता है। मतलब हम आइसबर्ग के वेल नोन लाइट टॉपिक से होते हुए सबसे लिस्ट नॉन डिस्टर्बिंग एनिमे के ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे हम आइसबर्ग में डीप जाते हैं टॉपिक पहले से भी ज्यादा इंटेंस होने लग जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वार्निंग देता हूँ, इस वीडियो को अपने रिस्क के ऊपर देखना। पहली स्टोरी है टैबू चार्मिंग मदर। तो कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि एक औरत को अननोन नंबर से कॉल आता है। वो आदमी इसके कानों में अश्लीलता भरता है। 奥さん、昨日は旦那と何回やったの？でも中年亭主じゃ無理か。 फोन को रखने के बजाय ये भी मस्त सारी बातें सुनती है, उनके अपने ख्याल में बेहतरीन दृश्य वगैरह बनाती है। उसकी खुशी में उसे देखकर हम ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वही अनजान बंदा इसके घर के बाहर टॉयस वगैरह रख के चला जाता है, कॉल करके इसे यूज करने के लिए कह देता है। और हाँ, वो ऐसा कर भी लेती है। मस्त वो आदमी इसे रोज रोज नए नए शब्द सुनाता है और ये भी आनंद के अंदर लीन होकर उसे आहें भर लेती है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जो भी वो कॉल करता है ये तो पक्का होगा कि वो कॉल वाला आदमी काफी क्रिएटिव बंदा है। वो ऐसी हाई लेवल इमेजिनेटिव बातें आखिरकार कैसे लेता है कि उसे वहाँ मौजूद होने की भी जरूरत नहीं है ऐसी बातें करने के लिए। फोन पे बात करते करते ही सामने वाले का मूड बना देता है। बस मेरी वही भी ऐसी होती जहाँ मैं लोगों को सुना सुना के खुश कर देता। खैर लास्ट में ट्विस्ट कुछ ऐसा होता है कि कॉल वाला आदमी इसी का ही स्टेप सन था। इतना समझ लो ये लोंडा सच में बहुत ज्यादा शातिर इंसान है। एक नंबर की एक्टिंग करके उससे कुछ भी करवा लेता है। उसके बाद स्टेप मदर की बहन को भी अपने जाल में फंसा लेता है कि ट्विस्ट देने के लिए एक और औरत की तो जरूरत होती है। ऐसे एनिमे के अंदर तुमने एक चीज तो नोटिस की होगी, हस्बैंड का कैरेक्टर कुछ ऐसा होता है जैसे उसे कुछ खबर ही नहीं है। उसे अपने घर के बारे में पता नहीं कि उसके घर में क्या हो रहा है। खबर में दुनिया की जानकारी लेता रहता है। हस्बैंड के कैरेक्टर सीन आइडिया सिर्फ इतना होता है कि वो बस किसी बिजनेस ट्रिप से या काम से घर से बाहर जा रहा होता है। वो जब जाएगा तभी तो ऐसा बैंग बैंग शुरू होगा ना। ऐसे कॉल पे बात करने वाला तरीका अच्छा था। मुझे शक तो पहले से था ये स्टेप शानी हो सकता है। सीन कुछ और ट्विस्ट ऐसे दिखाए गए थे जिससे पता न चले। इसके बाद जो एनिमे है उसे देखने के बाद तुम रिग्रेट करोगे कि आखिर तुमने ये देखा ही क्यों। ये एनिमे देखते वक्त मुझे कोई वार्निंग नहीं आई थी। यार मैंने तो तुम्हें वार्निंग दे दी। स्लीपलेस मिडसमर नाइट ड्रीम। तो मुझे लगा कि एक सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन उसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा अब हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े से मेंशन में जॉब मिलती है। उस मेंशन में जो लड़की होती है उसे ट्यूशन पढ़ाना था। मेंशन में पहुंचे वही पुराना लड़कियों के कास्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और यहाँ एक मिस्ट्री क्रिएट करी गई की यही कि मेंशन में एक वाइट डोर है जो कि मेड ने अंदर जाने से मना कर दिया। बाकी की जो हमेशा होते हैं चीजें वो तो मैं सब देख लेता। मेरे अंदर तो यही खुजली थी कि उस वाइट डोर के पीछे है क्या। 今の声は白いドアの部屋って一体 बस फिर वही बेसिक एनिमे की जो थ्योरी होती है, अगर बाथरूम में ना होगे तो कोई ना कोई गलती से घुस जाएगा और उसके बाद चालू होता है कुछ स्पाइसी सीन। पहले एपिसोड में ही 3 सीन हो जाते हैं। तीनों सीन में डिस्टर्बिंग का लेवल बढ़ता ही जाता है। काफी शॉकिंग और हॉरर वेव भी देते हैं। और लास्ट में व्हाइट डोर की मिस्ट्री कुछ ऐसी होती है कि लड़कियां ऐसे ही जॉब के बहाने लड़कों को बुलाती हैं और फिर वो उनके साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं, यहाँ तक कि उनकी लाइफ एनर्जी सक करती हैं। और वो कैसे करती हैं शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं यहाँ तुम्हें
है ग्राफिकल वर्णन तुम्हें देना चाहूंगा। बस ये जान लो कि वो लिटरली ट्रो डालकर लाइफ एनर्जी सक करती हैं, फिर वो औरत बनाना आइसक्रीम बना देती है। पता नहीं क्या सोच के उसने ऐसा किया। इस मैन का जो हॉरर टाइप था ना, वो मुझे सच में रियली अच्छा लगा। ये लड़कों को मेंशन में बुलाकर मेंशन में अलग ही लेवल की चीजें हो रही हैं, जो कि हॉरर को टाइप दिखाता था। सैनमे को मैं फुल मार्क्स देता हूँ, इसे जिंदगी में कभी भूलने तो नहीं वाला। ड्रीम नोट। अब इसका नाम सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि ये डेथ नोट की तरह है, या फिर आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा तुम इसमें क्या देखने वाले हो। 2009 में रिलीज हुई ड्रीम नोट, जो कि डायरेक्ट किया है तसुमी तोगोयामा ने। बात करते हैं अभी इसकी प्लॉट की। इसमें डेथ नोट की तरह एक बुक होती है, जो कि स्टोरी की मेन कैरेक्टर को किसी ने इसके घर पे भेजी होती है। इस नोटबुक के अंदर लिखा होता है, नोटबुक में जिस भी लड़की का नाम लिखेगा वो उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। और बस यही चीज उसे लाइट की तरह शरारत में मजाक लगता है। बाद में वो इसका इस्तेमाल करता है, जो कि काम करती भी है। बस फिर वो लड़का ऐसे ही लड़कियों का नाम उस नोटबुक में लिखता रहता है, उन लड़कियों के साथ वो सब करता रहता है, और उस लेवल का वो उनसे आहें भरवाता है, जो कि हरामीपुन का पूरे ही हद पार कर देता है। ऐसे ही इसकी स्टोरी चलती है। नाइट स्लीजी ट्रेन, और दूसरे शब्दों में कह सकते हो ट्रेन की जन्नत। तो कहानी का हमारा मेन कैरेक्टर स्मॉल टाउन का रेलवे में कंडक्टर होता है। पैसेंजर की कमी की वजह से अब रेलवे लाइन बंद होने वाला है। अपनी जॉब को बचाने के लिए MC नॉन एनिमी लेवल की ग्रेविटी का बिजनेस चालू करता है। तेज मर्द आधी रात को ट्रेन में चढ़ते हैं, वो ट्रेन का दरवाजा खुलता है तो वो जन्नत में आ जाते हैं, तो अपनी मंजिल ही भूल जाते हैं। और इस कारनामे को करने का सबसे अहम हिस्सा से शुरू होता है। यहाँ काम आती है हमारे मेन कैरेक्टर की एबिलिटी। कैरेक्टर की उंगलियां किसी के साथ टकराई, करार से घिसना और घिसने से चुभन, और चुभन से सीधा चिपचिपाहट चालू। जैसे ही दिन रात इसका हाथ ऑडिशन लेता है, जैसे ही रात को जब वो सिलेक्ट किए हुए ऑडिशन दिए हुए लोगों को ट्रेन में भरने में मदद करता है, जैसे ही बिजनेस बरकरार, वारी खुश और दुनिया मुट्ठी में। 1997 में रिलीज हुई आईकेओरो योकोसो, डायरेक्ट किया कसूमा कावाजावा ने, जो कि एक नोवेल से इंस्पायर है। उसका नाम भी यही है, और इसके टोटल 3 एपिसोड हैं। इस स्टोरी में हम एक मेन कैरेक्टर लड़की को देखते हैं, जो कि उसके फादर के फोर्स करने पर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है। बिकॉज वो इसलिए क्योंकि वो एग्जाम में नंबर कम लाई थी, इसलिए उसकी पनिशमेंट उसके पापा कुछ ऐसा देते हैं। इसके बाद उसकी छोटी बच्ची के साथ कुछ ऐसा होता है। उस रेस्टोरेंट के कोवर्कर्स और उसके बॉस कि वो सब करके उसके साथ टॉर्चर करते हैं। एट द एंड वो वहाँ से बच भी जाती है। और हाँ, इसका एक सीक्वल भी है, जहाँ ये लड़की फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाती है। और इतना टॉर्चर झेलने के बाद कौन ही वापस उस रेस्टोरेंट में जाना चाहेगा, या फिर वो भी दामन का दाग गीला करने के लिए चली जाती होगी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि वांग भाई ये क्या था, इसमें डिस्टर्बिंग चीज कहाँ थी, ये तो सब बस छिछोरापना था। और अब इस वीडियो की सेकंड लेयर है, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेयर 1 के बाद अब आती है लेयर 2। ये लेयर है डिस्टर्बिंग और डार्क एनिमे की लिस्ट में। ख्याल से अगर तुम हाई लेवल के छिछोरपने लोग हो तो तुमने कुछ एनिमे तो पहले ही देख रखे होंगे। अगर तुम नॉर्मल एनिमे देख देख के बोर हो चुके हो और कुछ वियर्ड सी चीजें देखना चाहते हो तो बधाई हो, ये एनिमे लिस्ट तुम्हारे लिए ही है। बाइबल ब्लैक 2001 में आई ये हॉरर मिस्ट्री डिस्टर्बिंग एच एनिमे है, जिसमें टोटल 6 एपिसोड हैं। ये काफी बढ़िया शो है। मेरे ख्याल से अब तक की पूरी लिस्ट में ये शो मेरे लिए सबसे धाकड़ होगा। सबसे पहले तो इसके अंदर कल्ट हॉरर है और डार्क मैजिक है। कल्ट हॉरर के साथ यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। वशीकरण, सैक्रिफाई, राक्षसों का आह्वान करना, इसमें सीन भी मस्त थे। शुरू में ये लड़का एक कपल के ऊपर मंत्र पढ़ देता है और वो खुलेआम स्कूल के कॉरिडोर में शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगे रहते हैं जैसे दूसरों को आके छुड़ाना पड़ता है। काफी सही सीन था यार, या अगर सच में ऐसा किसी के साथ हो जाए तो। ऐसे ही एक लड़के ने एक लड़की को मंत्र मुक्त किया होता है, उसे सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन मंत्र की पावर इतनी ज्यादा होती है कि लड़की मानती नहीं है और दुखी होकर बिल्डिंग से ही कूद जाती है। ऐसे लोगों पर डार्क मैजिक करना और ऐसे जो बीच बीच में रिएक्शन आते थे उसे देखने में मजा तो आ रहा था। खैर बाकी इस औरत की प्रेजेंस तुम्हें लगेगी कि पूरे सीन को ही संभाल रही है। फिर भी ये बहुत अच्छा वॉच था क्योंकि मैं शुरू से लेकर एंड तक चिपका ही रहा। मेन प्लॉट ये था कि एंटागनिस्ट को अपनी सोल दूसरे सोल में ट्रांसफर करनी थी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मर जाएगी, इसलिए उसे एक वर्जन लड़की की बॉडी चाहिए। और हैरानी की बात तो ये थी कि रिचुअल के बाद इसकी सोल तो उस बॉडी में चली जाएगी, लड़की की सोल हेल में चली जाएगी। और मेन एंटागनिस्ट एक लड़की की तरह होती है, बट एच सीन के टाइम वो एक मेल बन जाती है और उसका चेंज होना अचानक से काफी अनोइंग था। खैर वो रिचुअल करने के लिए एक वर्जन लड़की को ढूंढ लेती है और जो वो लड़की थी दरअसल हमारे मेन कैरेक्टर की बचपन की दोस्त होती है। वो बाद में उसकी लवर बन जाती है और उसको बचाने के लिए वो लड़का उस रिचुअल को रोक देता है, बट पता नहीं कैसे वो एंटागनिस्ट सक्सेसफुल हो जाता है एंड वो अपनी सोल उस लड़की की बॉडी में डाल देता है।
और अगला एनिमे है आनो नो ओको नो ली तोकोरो। जिसने मुझे इस एनिमे के बारे में बताया था वो सच में खुद भूल गया होगा इस एनिमे का नाम क्या है। मेन कैरेक्टर ने स्कूल के अंदर एक लड़की के ऊपर पोचा फेंका। लड़की झुकी और पोचा सीधा टीचर के मुखड़े के ऊपर, गोरे गोरे मुखड़े के ऊपर काला काला पोचा लग गया। अब टीचर को आता गुस्सा और पनिशमेंट के रूप में वो दोनों पोचा लगाएंगे। ऐसी पनिशमेंट मुझे भी मिली होती। तभी अचानक से लड़की के ऊपर मॉप गिरने वाला होता है। लड़का सीधा उसे बॉलीवुड हीरो की तरह बचा लेता है। बस एचएनमेंट में सिर्फ इतना ही करना होता है और लड़की तुम्हारे ऊपर मर मिटेगी। यहाँ मर मिटने का मतलब कुछ हो रहा है, मतलब कि बैंग बैंग होने वाला है। फिर 15 मिनट के बाद इस स्टोरी में कहानी ही बदल गई। अब हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं। इसकी सुतेली माँ एक टीचर होती है और उनका एक कलीग के साथ अफेयर चल रहा होता है और अब लड़का उन दोनों की रासलीला को दोनों से चुपके से देख लेता है। अब ऐसे एनिमे के अंदर जो किसी का बेटा होता है उसमें कुछ तो गड़बड़ होती ही है। अब ये साला भी साइकोपाथ ही होता है। ये तो ये लोंडा अपनी सुतेली माँ की आशिक को मार देता है, फिर अगली को खुद टॉर्चर करने लग जाता है। असल में साले को बहाना चाहिए था, इसे तो खुद अपनी रीला रचानी थी। नेक्स्ट एनिमे है काइट जो 1998 में आया था। वेल ये एक एचएनमे मूवी है और इसका एक सीक्वल लाइव एक्शन भी है और इस एनिमे का एक कट वर्जन भी है। बट मैं आज बात कर रहा हूँ इसके ओरिजिनल वर्जन की। 1998 में रिलीज हुआ था और आते ही कई सारी कंट्रियों में भी बैन हो गया। ये एचएनमे दरअसल एक लड़की के अराउंड घूमता है जो कि इसके पेरेंट्स का किसी ने ब्रूटली मर्डर कर दिया होता है। जिन लोगों ने उसकी फैमिली को मारा था वो उनके साथ ही रहती है, मतलब कि एक मसीहा बनकर उस लड़की के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद वो उस लड़की को एक असैसिन बना देते हैं जो कि बड़ी बेरहमी से लोगों का मर्डर करना चालू कर देती है। और इस एनिमे के अंदर जो स्टोरी है वो काफी वियर्ड सा फील करवाती है। बस वही चीज इस एनिमे को और भी ज्यादा डिस्टर्ब करवाता है क्योंकि इसके जो फाइट सीन थे उसके बैकग्राउंड में एक अजीब सा फंकी म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। एंड इस मूवी के अंदर हम देखते हैं कि कैसे इतनी ब्रूटली वो लड़की अपने पेरेंट्स के मर्डरर को मारती है। इसके काफी ब्रूटल सीन के कारण काफी कंट्रियों में ये बैन करना पड़ा। वो इसलिए मूवी की स्टार्ट में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की को जो कि कुछ 18+ हरकतें वगैरह कर रहे होते हैं और वो भी एक लिफ्ट के अंदर जहाँ पर एक ओल्ड वुमेन भी होती है। ओल्ड वुमेन उन्हें देखकर कुछ ना कुछ बोल देती है। तभी वो बंदा उस बूढ़ी को लात मारता है लिफ्ट के अंदर ही। वो जिस लड़की के साथ था वो वहीं पर उसे गन से साथ शूट कर देती है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो कोई सिंपल बुलेट नहीं थी, वो बॉडी के अंदर जाके फटती है। वो सब देख कर उस ओल्ड लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है। वो ज्यादा झेल नहीं पाती और वो लड़की अपनी ही फैमिली के कातिल के साथ एच सीन करती है जिससे कि उसका बॉयफ्रेंड भी ये सब कुछ देख रहा होता है। 2008 में रिलीज हुई गोयो होका जो कि 2 एपिसोड की एक शॉर्ट एनिमे है। डिस्टर्ब कराने के लिए 2 एपिसोड ही बहुत हैं। वेल ये एच एनिमे ऐसे जापान के बारे में है जहाँ पर बर्थ रेट काफी कम है जो कि रियल लाइफ में भी सच है। इसी को टैकल करने के लिए जापानी गवर्नमेंट एक रूल लागू करती है जहाँ पर को बिल्कुल लीगल कर देती है, जिसके बाद तुम इमेजिनेशन कर ही सकती हो कैसे कैसे सीन हमें देखने को मिलेंगे। लोग बिल्कुल पागलों की तरह जाकर स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो सब करते हैं क्योंकि मेरे लिए विस्तार से बोलना भी हानिकारक हो सकता है। यहाँ तक कि स्कूल गर्ल्स को वो लोग ट्रेन में भी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि एक माँ और बेटी अपने घर में आराम कर रही होती है तभी ये लोग सीधा घर में घुस जाते हैं और उनके साथ वो सब करते हैं। अब तुम लोग सोच रही होगे ये तो सिर्फ नॉर्मल लोगों के हालात हैं, बट अब सेलिब्रिटी का क्या? हालांकि वो लोग लंबी लंबी लाइनों लगा के सेलिब्रिटी का ही वेट कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी फेवरेट आइडल के साथ वो सब कर सकें। नेक्स्ट है लॉन्ड्री। सारा खेल नाम में ही है। इन कैरेक्टर लॉन्ड्री का काम करता है और वो महिलाओं के कपड़े वगैरह धोता है और मोमी टाइप औरतें उसे अपने घर बुला के अपने कपड़े देती होती हैं। कपड़े धोने के बजाय ये तो वहीं पर धोबी पर झाड़ चालू हो जाता है जो कि कपड़े के सूखने तक नहीं रुकता। रात के अंधेरे से सिर्फ 4 बूंदों में ही उजाला हो जाता है। हैरानी की बात है कपड़ों की सफाई में दामन के दाग गीले हो रहे हैं। रॉयल ब्लड जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हालांकि ये एनिमे मुझे एक सब्सक्राइबर ने ही बताया था। सब देखने के बाद दिमाग तो पहले ही दही हो चुका था। अगर तुम वल्गर चीजों को बारे में नहीं सुन सकते हो तो मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। दरअसल ये एनिमे 2 प्रिंसेस के बारे में है कि अपनी होमलैंड से ही भाग गई हैं। बीच रास्ते में उन्हें एक पायरेट पकड़ लेता है और उनके साथ वो सब करता है बार बार। हाँ एक और बात बताऊं तो ऐसी मूवी और है जो कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि वो कोई एनिमे तो नहीं है पर ये लाइव एक्शन जरूर है। उसका नाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला।
कमेंट करके तो कोई भी नहीं बोलेगा, मैं लिंक नहीं दे रहा, भाग जाओ। या फिर इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं शायद तुम्हें बता सकता हूँ। खैर एनीवेज, इस एचएनमे का एक सीन था। वो पायलट दोनों लड़कियों के सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ वो एक लड़की को पानी के अंदर डुबाकर मारने वाला होता है। उसी लड़की के पास उसकी जान बचाने का एक मौका होता है। उस लड़की को बचाने के लिए उस पायलट की शिट खानी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उस लड़की को वो पानी में गिराकर मार देता। और वो लड़की ऐसा कुछ होने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो उस पायलट की शिट खाने के लिए मान जाती है, जो कि सीधा पायलट वो सीधा उसके मुंह के अंदर ही कर रहा होता है। उसे ना चाहते हुए इसे खाती भी है। नेक्स्ट है डोल साया। 2001 में रिलीज हुई डोल साया। ये डार्क और साइकोलॉजिकल एचएनमे है। एनमे की स्टोरी एक लड़के के अराउंड होती है। जब ये एचएनमे शुरू होता है तो हम स्टार्टिंग में एक लड़के को पार्क के अंदर देखते हैं कि काफी ज्यादा सैड होता है। अचानक से वहाँ पर एक लड़की आ जाती है येलो बालों वाली। देखकर वो लड़का शौक हो जाता है क्योंकि वो लड़की उस लड़के की एक डोल जैसी दिखती थी। इस वजह से वो बाद में उस लड़की को अपने घर पे बुलाता है एंड उसको वहीं पर किडनैप कर देता है और उसके साथ बहुत ही ब्रूटल चीजें करता है। वो सब चीजें उस डोल के साथ करता था, वो सब चीज ही अब इस लड़की के ऊपर ट्राई कर देता है। और बस इस पूरे टाइम वो लड़की बस चिल्लाती रहती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अनसेटलिंग था। सो ये था इस आइसबर्ग का पार्ट 1। लगता है कि तुम्हें ज्यादा मजा नहीं आया होगा, बट आगे की लेयर इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग और वियर्ड है। जैसे जैसे इस आइसबर्ग की लेयर नीचे से नीचे होती जाएगी, वैसे ही ये एचएनमे और भी ज्यादा डार्क और ग्रुसम होते जाएंगे, जो कि मुझे पूरी तरह से डिटेल्स में समझाना होगा। कुछ एचएनमे तो मैंने इस लेयर में से भी हटा दिए हैं ताकि येलो डॉलर ना आए। अगर ऐसे ही डार्क और डिस्टर्बिंग एचएनमे वगैरह देखना चाहते हो तो इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चिंता मत करो, इस वीडियो की पार्ट 2 जल्द से जल्द आएगी। तब के लिए मेरी बाकी की वीडियो देख सकते हो जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। नेक्स्ट पार्ट में आरिगातो गोजाइमासु।